हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न्स। हमने एनसीईआरटी से बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न पढ़ा था बेटा, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स पढ़ रहे थे हम लोग, और मैंने आपको बताया था कि पैटर्न्स का मतलब ये है, बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स का मतलब ये है कि अगर हम लोग मानते हैं कि ये ग्लोब यानी कि अर्थ पर, अगर हम ग्लोब की बात करते हैं तो इक्वेटर से दूर जाएंगे, इक्वेटर के पास जो एरिया होते हैं वहाँ से अगर आप आगे की तरफ चलते जाते हैं, इक्वेटर से दूर होते चले जाते हैं, तो डाइवर्सिटी जो है वो कम होती चली जाती है। यानी कि इक्वेटर के पास डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है और इक्वेटर से दूर चलते चले जाएंगे तो डाइवर्सिटी कम होती चली जाती है। ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमने बायोडाइवर्सिटी पैटर्न पहला जो पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट। लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, ठीक है, तो लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट जो हमने पढ़ा उसमें हमने ये पढ़ा कि इक्वेटर से दूर जाएंगे, यानी इक्वेटर के पास ट्रॉपिकल एरियाज है जहाँ पर की डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और इक्वेटर से दूर होते चले जाएंगे जैसे कि टेम्परेट रीजन, टेम्परेट एरिया या पोलर एरिया, वहाँ पर डाइवर्सिटी कम होती चली जाती है। क्यों टेम्परेट एरिया में डाइवर्सिटी कम है, ट्रॉपिकल एरिया में डाइवर्सिटी क्यों ज़्यादा है, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम लोग दूसरा बायोडाइवर्सिटी पैटर्न पढ़ने जा रहे हैं जो हमने एनसीईआरटी से पढ़ लिया था, जिसमें हमने एक ग्राफ पढ़ा था, उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन कर दूँगी बेटा, और फिर हम लोग आगे कॉजेस पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के लॉस के। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग दूसरा पैटर्न समझने जा रहे हैं, और वो दूसरा पैटर्न है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप यानी कि अगर आप एरिया वाइज देखेंगे, तो अगर हम एक छोटा सा एरिया देखते हैं, सपोज कि हम अपनी एक हम जिस कॉलोनी के अंदर रह रहे हैं उस कॉलोनी को आप लेकर चलते हैं, तो उस कॉलोनी के अंदर आप स्पीसीज की डाइवर्सिटी देखिए। ठीक है ना, आपकी कॉलोनी में, आपकी जो कॉलोनी है यानी हम लोग जिस कॉलोनी के अंदर रहते हैं उस कॉलोनी की आप डाइवर्सिटी देखिए, उस कॉलोनी में कौन से एनिमल्स हैं, कौन से वहाँ पर प्लांट्स लगे हुए हैं, तो आप देख रहे हैं वहाँ की डाइवर्सिटी नहीं है। अगर आप उस एरिया को बढ़ा देंगे, यानी कि आप कॉलोनी की बजाय हमने ले लिया पूरा एक सिटी, हमने पूरा सिटी ले लिया, अब पूरे सिटी की डाइवर्सिटी आप देखेंगे, यानी एरिया को बढ़ा दिया तो डाइवर्सिटी इंक्रीज, बस हमारी ना एरिया बढ़ता चला जाएगा। यानी कि अभी आप कॉलोनी को देख रहे थे तो कॉलोनी में डाइवर्सिटी चली, अब आप पूरे शहर को देख रहे हैं, पूरा सिटी देख रहे हैं, पूरे सिटी के एरिया को अगर आप देखेंगे, पूरे सिटी की डाइवर्सिटी को देखेंगे, तो पूरे सिटी में तो डाइवर्सिटी, कहीं पर तालाब भी मिलेंगे आपको, कहीं पर आपको नदी भी मिल जाएगी, कहीं पर आपको पहाड़ भी मिल जाएगा, तो आपने पूरे सिटी की डाइवर्सिटी देखी। और अगर इस तरीके के इकोसिस्टम होते हैं पूरे शहर में, पूरे शहर की बात अगर करते हैं तो इकोसिस्टम भी बहुत सारे होंगे, बहुत सारे इकोसिस्टम होंगे, तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके का ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, तो हो गई डाइवर्सिटी इंक्रीज, एरिया इंक्रीज, डाइवर्सिटी इंक्रीज। अब सिटी को देखते हुए अगर हम और बड़े एरिया को जाते हैं, यानी कि अब हम स्टेट को ले लेते हैं, एक राज्य को ले लेते हैं, पूरा एक राज्य ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कोई भी एक राज्य ले लेंगे। अब उस राज्य में इतने सारे स्टेट हैं, उस राज्य में इतने सारे सिटी हैं, तो अब उस राज्य में पूरा आप देखिए कितनी डाइवर्सिटी इंक्रीज हो जाएगी, अलग अलग तरीके के एनिमल्स मिलेंगे, अलग अलग तरीके के प्लांट्स भी मिलेंगे, बात समझ रहे हैं, स्टेट वाइज कितना अलग डाइवर्सिटी हो जाएगी। अगर हम सारे स्टेट्स को ले लेते हैं, यानी कि पूरे देश को देखते हैं, पूरे कंट्री को देखते हैं, पूरे कंट्री को देखेंगे, अगर हम लोग पूरे कंट्री को देखेंगे तो पूरे कंट्री में कहीं पर समुद्र हैं, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर पहाड़ भी हैं, उसी हैबिटेट के अकॉर्डिंग वहाँ पर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि आप एरिया को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो स्पीसीज भी इंक्रीज होती चले जाए, डिफरेंट तरीके की स्पीसीज आपको दिखेंगी। आपको ये पता है कि आप अपने उत्तर प्रदेश में देखिएगा, आपको एनिमल्स की कैटेगरी कुछ और दिखेगी, एनिमल्स कुछ अलग स्पीसीज़ की देखेंगे। आप पहाड़ों पर जाएंगे तो पहाड़ों पर जाने पर आप पहाड़ों के एनिमल्स को देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा आपको अलग दिखाई देंगे, कुछ एनिमल्स आपको अलग दिखाई देंगे, ऑब्वियसली अलग दिखाई देंगे, तो डाइवर्सिटी इंक्रीज।
एरिया बढ़ता चला जाएगा तो स्पीसीज भी बढ़ती चली जाएंगी। यही है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, यही है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। ठीक है, तो अलेक्जेंडर, एक्चुअली ये जो मैंने आपको बताया ये अलेक्जेंडर एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने कहा था कि अगर एरिया इंक्रीज होता चला जाएगा तो स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। ये अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने कहा था कि स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का मतलब है कि अगर एरिया को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। एरिया वाइज एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी स्पीसीज की बढ़ती चली जाएगी। तो इसी बेस पर अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने ग्राफ प्लॉट किया, एक ग्राफ बनाया और वो ग्राफ बनाया गया बेटा एरिया और स्पीसीज डाइवर्सिटी, एरिया और स्पीसीज डाइवर्सिटी में ग्राफ बनाया गया। तो जब ये ग्राफ बनाया गया तो हमें मालूम है, देखो बेटा एक चीज़ और समझना है, एरिया बढ़ता चला जाएगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चलेगी, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट तक ही बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एरिया को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो डाइवर्सिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। आप पूरे संसार को ले लेंगे तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर ये डाइवर्सिटी हम लोग बात करते हैं तो ये डाइवर्सिटी जो है बेटा बढ़ेगी, एरिया वाइज बढ़ेगी। जैसे कॉलोनी को लिया, फिर हमने पूरे शहर को लिया तो बढ़ रही है, फिर हमने पूरे स्टेट राज्य को ले लिया तो बढ़ी, फिर हमने पूरे देश को ले लिया तो बढ़ी। अब बढ़ती चली जा रही है तो एक लिमिट ऐसी आएगी जहाँ पर जाके ये हो जाएगी कांस्टेंट। तो इसी बेस पर अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने ग्राफ बनाया, ग्राफ प्लॉट किया एरिया और स्पीसीज डाइवर्सिटी में। जब इन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो देखिए इस तरीके से ग्राफ आया, ये बढ़ रही है, बढ़ रही है, एरिया बढ़ रहा है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ रही है और एक लिमिट आने पर ये कांस्टेंट होने लग गई, धीरे धीरे ये कांस्टेंट होने लगी बेटा। अगर ये जो इस तरीके का ग्राफ बनाया गया इसको बोला गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये इस तरीके से ये बनाया गया ग्राफ, इसको बोला गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोला गया? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला गया। अब इसी ग्राफ को लॉग के अकॉर्डिंग बनाया गया, लॉग टेबल को यूज करके, लॉग का यूज करके जब इस ग्राफ को प्लॉट किया गया, इस ग्राफ को देखते हुए लॉग का यूज किया गया, लॉगरिथम का यूज किया गया, तो ये आई एक स्ट्रेट लाइन। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन आई? जब लॉग का यूज किया गया तो एक स्ट्रेट लाइन आई और जो फॉर्मूला बना वो फॉर्मूला बना लॉग एस इज इक्वल टू, इसको मैं हटा दूँ बेटा, हम्बोल्ट ने बताया था ये, हम्बोल्ट यहाँ लिख देते हैं, हम्बोल्ट यहाँ लिख देते हैं, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एस क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी है। एस क्या है बेटा? एस है स्पीसीज डाइवर्सिटी, ठीक है। ए क्या है? एरिया है, ए क्या है? एरिया है। जेड क्या है? स्लोप है, जेड क्या है? इसका स्लोप, ये स्लोप ढलाव, इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। और सी क्या है? वाई इंटरसेक्ट, सी क्या है? वाई इंटरसेक्ट है। यहाँ पर हमें z को लेके चलना है कि z क्या है? z क्या है? स्लोप। तो कल हमने एनसीईआरटी से पढ़ा था कि z का मतलब क्या? स्टीपर होता चला जा रहा है, स्टीपर यानी गहरा होता चला जा रहा है। तो अगर हमने कहा कि ये जो z है, अगर हमने कहा कि ये z जो है ये किस तरीके से स्टीपर का मतलब ये है कि ये देखिए ये गहरा, तो अगर इसकी गहराई को हम लोग इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से बना देते हैं, ये z हमने बनाया, इसको हमने कह दिया सपोज ए, और एक ऊपर बना दिया हमने, ये देखिए आप इससे ऊपर वाली, इसको कह दिया हमने बी। तो आप देख रहे हैं इस स्लोप की गहराई, ये देखिए इसकी गहराई, ये देखिए, और इसकी गहराई, तो कितना गहराई? ये गहराई का, ये गहराई ज़्यादा और ये और ज़्यादा गहराई हो गई, तो ये स्टीपर हो गया। जेड क्या है? स्टीपर। यही कल हम लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़ा था बेटा, ठीक है ना। जेड का मतलब है कि इस तरीके से ये स्टीपर होता चला जाएगा। स्लोप हाई होगा तो स्पीसीज हाई होगी, स्लोप लो होगा तो स्पीसीज लो होगी।
स्लोप हाई होगा तो स्पीसीज हाई होगी और स्लोप लो होगा तो स्पीसीज लो होगी। तो ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का ग्राफ बताया था किसने, हमबोल्ट ने बनाया था। ये आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला हमबोल्ट ने बताया था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का। log s इज इक्वल टू log c प्लस जेड log a। एरिया बढ़ेगा तो स्पीसीज डाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो ये बताया था। अब हमबोल्ट के अलावा एक साइंटिस्ट और थे, डेविड टिलमैन, ये हमबोल्ट ने बताया था। ये सब किसने बताया था, हमबोल्ट। हमबोल्ट ने बताया कि एरिया को बढ़ाते चले जाएंगे तो स्पीसीज बढ़ती चली जाएगी, लेकिन एक सर्टेन एक लिमिट तक बढ़ेगी, उसके बाद वो स्पीसीज डाइवर्सिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमबोल्ट के अलावा एक और साइंटिस्ट थे, हमबोल्ट ने ये बताया, हमबोल्ट के अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टिलमैन, डेविड टिलमैन। पूरा नाम था डेविड टिलमैन। डेविड टिलमैन ने एक एरिया को लिया जिसको हमने प्लॉट कहा, एक पर्टिकुलर ज़मीन पर एक पर्टिकुलर एरिया में डाइवर्सिटी को इन्होंने देखा, है ना। डेविड टिलमैन ने बताया कि अगर हम एक पर्टिकुलर प्लॉट पर, एक पर्टिकुलर ज़मीन पर डाइवर्सिटी को देखते हैं, अगर हम पर्टिकुलर प्लॉट पर या पर्टिकुलर ज़मीन पर, जिसको हमने कहा हम पर्टिकुलर लैंड पर अगर डाइवर्सिटी को देखते हैं तो वो डाइवर्सिटी आपको दिख रही है कि वो डाइवर्सिटी मतलब अभी किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर हम ग्रास लैंड को देखते हैं, सपोज किसी जमीन को देखते हैं, वहाँ पर ग्रास दिखाई दे रही है। जैसे जैसे साल टू साल मतलब साल टू साल खत्म होते जाते हैं, ईयर टू ईयर पास होते चले जाएंगे, डाइवर्सिटी कम। क्यों डाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी? डाइवर्सिटी कम इसीलिए होती चली जाएगी कि वहाँ पर उतने ही एरिया में कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा। कंपटीशन बढ़ता चला जाएगा तो जो सर्वाइव कर पाएंगे वही रह पाएंगे, बाकी ये सब खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए डेविड टिलमैन ने ये बताया कि अगर हम एक प्लॉट को लेकर, एक लैंड को लेकर चलते हैं, एक पर्टिकुलर लैंड को लेकर चलते हैं, डाइवर्सिटी लो होगी धीरे धीरे, ईयर टू ईयर डाइवर्सिटी कम होती चली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट थे एहरलिख, एक साइंटिस्ट हमबोल्ट, एक डेविड टिलमैन और एक एहरलिख। ये एहरलिख जो थे इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी। एहरलिख ने स्पीसीज एरिया से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस दी जिसको उन्होंने कहा रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। एक्चुअली क्या था, एहरलिख ने स्पीसीज एरिया से रिलेटेड ये हाइपोथेसिस दी थी, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक्चुअली रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस नाम क्यों दिया, इन्होंने कहा रिवेट, इन्होंने किसको कहा, रिवेट बोला इन्होंने रिवेट बोला बोल्ट को। तो बोल्ट ना पेच, स्क्रू, बोल्ट, स्क्रू जिसको बोलते हैं, पेच, स्क्रू, पेच जिसको बोलते हैं, पेच होता है ना। पॉपर कहा रिमूव, प्रॉपर कहा रिमूव। हाइपोथेसिस आप जानते हैं। रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में एहरलिख ने ये कहा, इन्होंने कहा कि ये पूरा जो एक कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम है, या पूरी ये जो, इन्होंने कहा कि एक बायोडाइवर्सिटी, इन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक एरोप्लेन है। इन्होंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी या कोई पर्टिकुलर इकोसिस्टम एक एरोप्लेन है। वो एरोप्लेन में जो उस एरोप्लेन में जैसे शीट होती है, तो एल्यूमिनियम की शीट्स होती हैं शायद जो भी हैं, तो वो इस तरीके से लगी होती है और उनको कसने के लिए पेच लगाए जाते हैं। उनमें पेच लगे होते हैं ना, एरोप्लेन को बनाने में जो पेच लगे होते हैं, उन पेच को उन्होंने कह दिया, यानी बोल्ट जो होते हैं उसके जो बोल्ट लगे हुए हैं कसने के लिए, उन दोनों शीट को कसने के लिए जो बोल्ट लगे हुए हैं उसको उन्होंने कह दिया रिवेट, उसको उन्होंने कह दिया रिवेट। यानी ये बायोडाइवर्सिटी पूरी क्या हुआ, एक एरोप्लेन हो गया, उसमें रिवेट लगे हुए हैं यानी कि बोल्ट लगे हुए हैं जिससे कि वो पूरा कसा हुआ है। अब उस एरोप्लेन में जितने भी यात्री यानी ट्रैवलर्स जो कि ट्रैवलिंग करने के लिए चढ़े हैं, है ना, सपोज हम लोग उस एरोप्लेन में गए, जितने भी लोग उसमें चढ़े हैं, जितने भी यात्री उस एरोप्लेन में बैठे हुए हैं, सपोज वो जितने भी उसमें लोग यात्रा कर रहे हैं और वो जितने भी यात्री उसके अंदर बैठे हैं, सपोज वो सारे के सारे लोग जब एक एक करके उतरेंगे तो एक एक पेज को निकाल के रख लेंगे। यानी कि एक आदमी, सपोज हम उतरे तो हमने
एक पेज को निकाला और अपने साथ निकाल कर ले गए, एक पेज खुल गया। दूसरा आदमी कोई उतरा, दूसरा यात्री कोई उतरा, उसने कोई और पेज खोल लिया, वो भी उतर गया। पेज खोलते चले जा रहे हैं। ये जो बोल्ट है ना, ये बोल्ट को इन्होंने किससे कंसीडर किया? स्पीसीज। इस बोल्ट को इन्होंने किससे कंसीडर किया? स्पीसीज। इन्होंने कहा पूरा एरोप्लेन मान लेते हैं एक इकोसिस्टम है ना, और उसमें जो बोल्ट लगे हैं वो स्पीसीज हैं। एक यात्री उतरा, एक स्पीसीज को लेके चल दिया। स्पीसीज को लेके चल दिया यानी कि बोल्ट को निकाल के चल दिया। अगर वो बोल्ट बहुत ज़्यादा डैमेज करने वाला नहीं है, यानी कि कहीं वैसा ही लगा हुआ है, उसको लेके गया है कोई यात्री, तो उससे एरोप्लेन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई यात्री कोई ऐसा बोल्ट निकाल के ले गया है, जैसे इमरजेंसी एग्जिट होता है वहाँ से बोल्ट को निकाल के ले गया, या जो विंडो होती है विंडो की तरफ से बोल्ट को निकाल के ले गया, तो उससे उस एरोप्लेन को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, वो एरोप्लेन गिर सकता है। और धीरे धीरे करके अगर सारे ही लोग ऐसे बोल्ट को लेके चलते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एरोप्लेन तो गिर पड़ेगा, बेकार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सेम इसी तरीके से हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, वो धीरे धीरे करके वो ख़त्म होती चली जा रही है, क्योंकि लोग उसको ख़त्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको एरोप्लेन से और उसके बोल्ट से कंसीडर कर दिया। एरोप्लेन को क्या कह दिया? बायोडाइवर्सिटी कह दी, या कोई इकोसिस्टम कह दिया, और स्पीसीज को कह दिया बोल्ट। तो कोई एक आदमी उतरा, एक यात्री उतरा, उसने एक बोल्ट खोल लिया, दूसरा यात्री उतरा, इस बोल्ट। तो सेम इसी तरीके से अगर इस एनवायरनमेंट से कोई ऐसी स्पीसीज खत्म होती है, इस एनवायरनमेंट से अगर कोई ऐसी स्पीसीज खत्म होती है जिससे कि इस एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसी स्पीशीज़ खत्म हो जाती है जिससे कि इस एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, तो हमारा ये इकोसिस्टम, हमारा ये बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल डैमेज हो सकती है, जिसका फ़र्क, जिसका इफ़ेक्ट, इसका प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ेगा। ठीक, बात समझ आ रही है? सेम तो इसी तरीके से एहरलिख ने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को बताया। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में एहरलिख ने किस चीज़ को कंसीडर किया था? रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। ठीक है बेटा, तो ये हमने पढ़े दोनों, ये पहला बायोडाइवर्सिटी पैटर्न पढ़ा, लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट, और दूसरा हमने पढ़ लिया स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप और रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पढ़ी। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा, दैट इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पैटर्न, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप ये हुआ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पैटर्न्स, सॉरी, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नाम से समझ में आ रहा है। IUCN आप सभी जानते हैं, ये पहले बताया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN जिसका कि हेड क्वार्टर मैंने बताया था आपको, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? UK में है इसका हेड क्वार्टर, है ना। IUCN के अनुसार, IUCN के अनुसार एनिमल्स की, प्लांट्स की, हम एनिमल्स की बात करते हैं। IUCN के अनुसार एनिमल्स की एक लिस्ट तैयार की गई है, एनिमल्स की एक लिस्ट तैयार की गई है, और उस लिस्ट में उन एनिमल्स को रखा गया है जो कि एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, यानी कि लुप्त होने वाले हैं। ऐसे एनिमल्स को रखा गया जो लुप्त होने वाले हैं, ऐसे एनिमल्स को रखा गया जो लुप्त हो चुके हैं, ऐसे एनिमल्स को रखा गया जिनको की बहुत खतरा है, ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो कि रिस्क पर है, बहुत ज़्यादा रिस्क पर है, क्रिटिकली रिस्क पर है। तो उस लिस्ट को, IUCN के अनुसार उस लिस्ट को कहा गया है रेड लिस्ट। क्या कहा गया उस लिस्ट को? रेड लिस्ट। और उसको कहा गया है रेड लिस्ट और रेड बुक कहा गया। उस रेड बुक में, यानी उस रेड लिस्ट में रिसेंटली किन एनिमल्स के नाम दिए गए हैं वो मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है ना। तो हमने कहा IUCN के अनुसार एक रेड लिस्ट बनाई गई है जिसमें कि ऐसे एनिमल्स को रखा गया है जो कि लुप्त होने वाले हैं या अलग अलग कैटेगरी बनाई गई हैं। तो वो अलग अलग कैटेगरी क्या है बेटा? वो अलग अलग कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है एक्सटिंक्ट,
एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त। एक कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड या एक्सटिंक्ट, एक हटा दो बेटा ना, एक कैटेगरी यहाँ लिख लेते हैं जिसको साफ साफ ये कैटेगरी बनाई गई है IUCN के अकॉर्डिंग। रेड लिस्ट है जिसमें कि कैटेगरी बनाई गई है और वो कैटेगरी क्या है। एक कैटेगरी है एक्सटिंक्ट, दूसरी कैटेगरी है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी है बेटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड। मैं बताती हूँ, तीसरी कैटेगरी है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। चौथी कैटेगरी है एंडेंजर्ड। पांचवी कैटेगरी है वल्नरेबल, वल्नरेबल। पांचवी कैटेगरी है वल्नरेबल और जो छठी कैटेगरी है वो है थ्रेटेंड और जो सातवीं कैटेगरी है वो है रेयर, जो कि आइसोलेटेड है, रेयर। ठीक है बेटा, अब हम बात को समझते हैं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। एक्सटिंक्ट जो लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट यानी कि जो लुप्त हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर, डायनासोर्स लुप्त हो चुके हैं, डायनासोर्स लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब ये डायनासोर लुप्त हो चुके हैं, इसके बारे में साइंटिस्ट ने अलग अलग राय दी है सबने कि आखिरकार ये डायनासोर लुप्त क्यों हुए, आखिरकार ये डायनासोर्स लुप्त क्यों हुए हैं। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि उन डायनासोर को खाना खाने के लिए नहीं मिला, लुप्त हो गए। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि वो डायनासोर्स जो थे वो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हुई इस वजह से वो लुप्त हो गए। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं बिल्कुल। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब ये है कि ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो कि एक्चुअली तो नेचर में, इस प्रकृति में, इस नेचर में वो एनिमल्स लुप्त हो चुके हैं, लेकिन कहीं एक आध रह गए हैं, कहीं एक आध रह गए हैं, अदरवाइज वो इस नेचर से ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल। कहीं एक तो रेयरली कहीं रह गए हैं, तो वो उनको कहा गया एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड। ये तो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं मालूम है, लेकिन एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड का मतलब है एक आध कहीं पर रह गए। सपोज कि कहीं किसी जू के अंदर मिल जाता है सपोज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं लुप्त होने की कगार पर हैं। एंडेंजर्ड कहते हैं लुप्त होने की कगार, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब बिल्कुल ही वो लुप्त होने वाले हैं, इससे ऊपर की कंडीशन है ये एंडेंजर्ड का मतलब लुप्त होने की कगार पर हैं, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब बिल्कुल क्रिटिकल हैं उनकी कंडीशन कि वो बिल्कुल अब थोड़े टाइम बाद खत्म ही हो जाएंगे, वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो गए। ठीक। वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब है जो कि बहुत ही रिस्क पर हैं, उनको बहुत ही रिस्क है। वल्नरेबल कहते हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क है कि वो खत्म हो जाएंगे एनिमल्स। थ्रेटेंड का मतलब है डर, कुछ ऐसी स्पीसीज है जिनका कि डर है कि यस वो खत्म हो सकते हैं, वो थ्रेटेंड स्पीसीज कहलाती हैं। रेयर यानी आइसोलेटेड, रेयर यानी आइसोलेटेड में हम लोग इसको लेते हैं जैसे कोई पर्टिकुलर एरिया है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि कंगारू और मार्सुपियल्स, कंगारू और मार्सुपियल्स। तो कंगारू और मार्सुपियल्स ये ऑस्ट्रेलिया में मिल रहे हैं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कुछ होता है पर्टिकुलर वहीं उसी एरिया में मिल रहे हैं, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में ही मिल रहे हैं और कहीं मिल ही नहीं रहे। सपोज ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सारे कंगारू खत्म हो जाते हैं, तो और कहीं तो है ही नहीं, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, तो वो रेयर स्पीसीज में यानी आइसोलेटेड है, यानी वहीं पर मिल रहे हैं, तो अगर वहाँ पर कुछ ऐसा होता है तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बाकी कहीं नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारी कैटेगरी जो बनाई गई हैं, ये सारी कैटेगरी रेड लिस्ट में बनाई गई हैं और इनमें अलग अलग एनिमल्स को इनमें रखा गया है। ये कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट वाली लिस्ट में है, कौन सा एनिमल एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में है, कौन से एनिमल क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन से एंडेंजर्ड है, कौन से वल्नरेबल है, कौन से थ्रेटेंड है। ठीक
है, तो हम लोग इसकी बात करेंगे। अब मैं आपको वो लिस्ट बता रही हूँ जो कि रिसेंट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो एनिमल्स जो कि रिसेंट एक्सटिंक्ट हुए हैं। रिसेंट अभी हाल फिलहाल में जिनका एक्सटिंक्शन, हाल फिलहाल का मतलब 1-2 साल नहीं है, हाल फिलहाल का मतलब है 30 से 40 साल के अंदर अंदर जो एक्सटिंक्ट हो गए। हज़ारों साल पहले की बात करते हैं तो रिसेंट हम 30 से 40 साल को ही कहेंगे। जैसे कि ये एनिमल्स हैं, देखिए डोडो जो कि बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है, जो कि मॉरिशस में मिलती है। कहाँ पर? मॉरिशस में बेटा, ठीक है। दूसरा क्वैग, ये ज़ेब्रा की तरह से होता है, ज़ेब्रा लाइक है, ज़ेब्रा की तरह से होता है। तीसरा थाइलेसाइन, थाइलेसाइन जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। चौथा स्टीलर्स सी काऊ, स्टीलर्स सी काऊ, ये जो है ये है रशिया में, रशियन है, ये रशिया में है। पांचवा थ्री डिफरेंट स्पीसीज ऑफ टाइगर्स, यानी टाइगर्स की 3 डिफरेंट स्पीसीज, टाइगर्स की 3 स्पीसीज जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। कौन कौन सी स्पीसीज है वो टाइगर की? बाली और जावन और कैस्पियन, ठीक है ना, बाली, जावन और कैस्पियन, ये 3 स्पीसीज है। तो ये वो लिस्ट है, ये लिस्ट है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं। ये सब रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए हैं, बेटा इनके नाम याद रखिएगा। अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 साल के बीच में एक्सटिंक्ट हुए हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये कैटेगरी लिस्ट में बनाई गई है, रेड लिस्ट में IUCN के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ये उस लिस्ट में ये सारे एनिमल्स हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कारण है एक्सटिंक्ट होने का, ऐसा क्या हुआ, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्शन हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? इनके रीज़न, एक्सटिंक्ट होने के कारण, ठीक।